न्यूटन्स सेकंड लॉ या सेकंड लॉज ऑफ मोशन, इसका हम मैथमेटिकल इक्वेशन हमेशा यूज करते हैं. दैट मैथमेटिकल इक्वेशन इज एफ इज इक्वल्स टू एम ए. फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. क्या सर ये एफ इज इक्वल्स टू एम ए ये न्यूटन्स सेकंड लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन है क्या? द आंसर इज दैट नो. कुछ कंडीशंस अप्लाई करके हम ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं. वो कौन से कंडीशंस है सब, वो हम इस वीडियो में कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे. आप सभी का मेरे YouTube चैनल माय फिजिक्स क्लासरूम में स्वागत है. इस वीडियो में हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ के बारे में कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे. अब सर न्यूटन के सेकंड लॉ को डिस्कस करने के लिए हमें लीनियर मोमेंटम पता होना चाहिए. क्या होता है सर लीनियर मोमेंटम? सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ को डिफाइन करेंगे. साथ ही साथ इस सेकंड लॉ के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए या आपको पता होने चाहिए, उनको भी हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम को यहां पे डिफाइन करते हैं. सो लीनियर मोमेंटम, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. क्या होता है सर लीनियर मोमेंटम? ओके, तो सबसे पहले उसको हम डिफाइन करेंगे. लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is the quantity of motion contained in the body. उस बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है, दैट क्वांटिटी ऑफ मोशन इज अ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी. अब क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो यहां पे it is measured as the product of mass of the body and its velocity. mass of the body and its velocity. यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, if that object is in motion with velocity v, then product of mass into its velocity is a linear momentum. So यहाँ पे मान के चलिए this is a one surface, on the surface there is a one block. इस ब्लॉक का मास हम m कंसिडर करते हैं. ओके, इमेजिन दैट दिस ब्लॉक इज इन मोशन विथ, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v. एक ब्लॉक यहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं, उस ब्लॉक का मास कितना है? m है, और वो इस सरफेस के ऊपर मोशन में मोशन कर रहा है. ओके, इट इज इन अ मोशन विथ वेलोसिटी v. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी v है. तो एट दैट इंस्टेंट उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना होगा? तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज P इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. P इज इक्वल्स टू mv. अब सर ये जो भी मोमेंटम है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, विच इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, सो ये जो भी मोमेंटम हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, क्योंकि सर मास जो भी है वो स्केलर क्वांटिटी है. ओके, अब यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, देन एट दैट इंस्टेंट इट्स मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. सर अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? अगर हम इसका यूनिट कंसीडर करते हैं इस मोमेंटम का, तो मास का यूनिट क्या होता है सर? इट्स अ केजी. और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है सर? इट्स अ मीटर पर सेकंड. सो केजी मीटर पर सेकंड इज अ ऐसा यूनिट ऑफ दिस लीनियर मोमेंटम. अगर हम सीजीएस यूनिट कंसीडर करते हैं, तो मास को हम सीजीएस में कैसे लिखते हैं सर? इट्स अ ग्राम. वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड. सो ये जो भी है, दिस वन इज ऐसा यूनिट, और ये जो भी है, दिस इज अ सीजीएस यूनिट, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. सर इस मोमेंटम का डायमेंशंस क्या होंगे? सो डायमेंशंस ऑफ दिस मोमेंटम आर, सो एज वी नो दैट मास इज अ केजी, सो m1, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड आता है, सो l1 t-1, सो m1 l1 t-1.
दीज आर द डायमेंशंस ऑफ दिस मोमेंटम। ओके, मास के डायमेंशंस कितने हैं सर? 1 है। लेंथ के डायमेंशंस कितने हैं? 1 है। टी का डायमेंशन कितना है? -1 है। सो ये हो गया केजी मीटर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट, ऐसा यूनिट। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, दिस इज द सीजीएस यूनिट। ओके, सिंपली हम मोमेंटम को यहाँ पे डिपेंड कर सकते हैं। अब सर वही ब्लॉक है जिसका मास m है, मान के चलिए कि वो अब थोड़ा स्लोली मूव हो रहा है, तो अल्टीमेटली अगर उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड कम है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कम है, तो मोमेंटम भी कम होगा। अगर स्पीड बढ़ता है तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, क्योंकि मास उसका कैसा है? कांस्टेंट रहेगा इस केस में। ओके, सो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी। इट इज मेजर्ड एट द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। ओके, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है having mass m1 and second body having mass m2। ये दोनों के दोनों मोशन में हैं विथ वेलोसिटी। फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे v1, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कंसीडर करेंगे हम v2। अब सर फर्स्ट बॉडी जिसका मास m1 है, जिसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v1 है, उसका मोमेंटम हम कंसीडर करेंगे p1, और सेकंड बॉडी जिसका मास m2 है, जो मोशन में है विथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v2, उसका मोमेंटम हम कंसीडर करेंगे p2। अगर इफ p1 इज इक्वल्स टू p2, ओके, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम अगर सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम अगर सेम है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं सो p1 इज अ प्रोडक्ट ऑफ m1 v1, सो m1 v1 एंड p2 इज अ प्रोडक्ट ऑफ m2 v2। सर अब इस पिक्चर में हमें ये दिख रहा है कि इन दिस केस सो m2 इज ग्रेटर देन m1, जो भी सेकंड ब्लॉक का मास है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक। अगर ये कंडीशन है, अगर दोनों के मोमेंटम हम अगर सेम लेते हैं, तो इसका मतलब है जो हेवियर बॉडी है उसकी वेलोसिटी कम होना चाहिए एज कंपेयर टू लाइटर बॉडी। So if this condition arises, then we can say that on the basis of equation, so v2 should be less than v1। So first body की velocity ज्यादा रहेगा, जिसका मास कम है उसकी velocity ज्यादा रहेगा, और जिसका मास ज्यादा है उसकी velocity की वैल्यू कम रहेगा। ओके, सो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ, सबसे पहले हम स्टेटमेंट यहां पे देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, अगर वो मोशन में है, ओके, विथ वेलोसिटी v, अगर वेलोसिटी चेंज होता है किसी कारणवश, तो मोमेंटम भी चेंज होगा। ओके, वेलोसिटी चेंज होता है तो मोमेंटम चेंज होगा। तो मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, यही यहाँ पे चेंज इन लीनियर मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अगर उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। ओके, अब जो भी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द external force applied on the body, and this change takes place always in the direction of the applied force। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस वन, अगर यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट का मास हम m कंसिडर करेंगे, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। ओके, एट दिस इंस्टेंट उसका मोमेंटम कितना होगा सर? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन सिंपली लिखते हैं तो विदाउट वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो p बार इज इक्वल टू m इंटू v बार आएगा। ओके, सो इस इंस्टेंट पे p इज इक्वल टू mv। अब हमने फर्स्ट लॉ को स्टडी किया था, ये जो भी बॉडी है इट इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, इट इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। ओके, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगा क्या सर? नहीं होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होते रहेगा। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो उसका जो भी मोमेंटम होगा
वो भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, इस बॉडी के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तब इस बॉडी की जो भी वेलोसिटी है वो चेंज होना चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली उसकी जो भी वेलोसिटी होगा उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा। जब तक हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब तक उसकी वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ते जाएगा। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो मोमेंटम चेंज होगा। ओके, तो यहां पे जो भी डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर हम यहां पे लिखते हैं कि जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, दिस फोर्स इट इज प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum या change of momentum with respect to time is proportional to the applied force. तो F is proportional to dp by dt लिख सकते हैं। यहां पे अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं तो F is equals to k into dp by dt आएगा। ओके, वेयर k is called as a proportionality constant. k क्या है सर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में जो भी k की वैल्यू होता है इट इज इक्वल टू 1। अगर हम एसआई सिस्टम में या सीजीएस सिस्टम में k की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस फोर्स इज इक्वल टू dp by dt. Force is equals to dp by dt. So this is a rate of change of momentum is equals to applied force. अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इसका मोमेंटम चेंज होगा। तो चेंज कितना हो रहा है टाइम के साथ साथ, ओके, तो उसका रेशियो इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। सो दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये एक्चुअल स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ का, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। F इज इक्वल टू एम ए, ये स्टेटमेंट नहीं है। ओके, उसको भी हम डिराइव करेंगे लेकिन कुछ कंडीशंस अप्लाई करके। तो F इज इक्वल टू dp बाय dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। जबकि k की वैल्यू 0 होने की k की वैल्यू 1 होने की वजह से हमने ये इक्वेशन डायरेक्ट लिखा है F इज इक्वल टू dp बाय dt। ओके, वेयर p इज अ लीनियर मोमेंटम, t is a time, F is a applied force. अब यहां पे एक चेंज और एक स्टेटमेंट दूसरा आ रहा है, दिस चेंज टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये भी जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में ब्लॉक का मोशन हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जिस डायरेक्शन में ब्लॉक का मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया, तो सर वेलोसिटी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो उसका मोमेंटम क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो मोमेंटम जो भी चेंज हो रहा है वहां पे, ओके, जब हम फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो मोमेंटम की वैल्यू बढ़ रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ऑलरेडी ये कुछ वेलोसिटी से मोशन में है, अगर हम इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू कम कम होना चाहिए। अगर वेलोसिटी की वैल्यू कम होता है तो मोमेंटम की वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए। यानी अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम था उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप पे मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। ओके, मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। अगर जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। तो इसका जो भी है, दिस चेंज टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ओके, तो इसको आगे जाके हम एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। ओके, सो F इज इक्वल टू dp बाय dt, ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल चुका है। सर अब P क्या है? P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी है, तो इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो F इज इक्वल टू d dt ऑफ P की वैल्यू यहाँ पे m इंटू v। What is m? It's a mass. What's v? It's a velocity. Mass into velocity. Okay. सर बहुत बार मास जो भी है, ओके, अगर मास की वेलोसिटी जो भी मोशन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का, अगर उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, उसकी वेलोसिटी अगर बहुत कम है तो उस केस में मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है। मैं रिपीट करता हूं, उसके पहले एक स्टेटमेंट यहाँ पे इसको
एक्सपांड करते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज, ये दो प्रोडक्ट है और उनका डेरिवेटिव है, सो मास इंटू dv बाय dt प्लस v इंटू dm बाय dt. ओके, सो जो भी फोर्स आ रहा है, दिस फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू dv बाय dt प्लस v इंटू dm बाय dt. हमने सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिकल का डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज किया, प्रोडक्ट रूल यूज किया है. ओके, अब यहां पे देखिए, व्हाट इज dv बाय dt? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज अ एक्सेलरेशन. व्हाट इज dm बाय dt? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ टाइम. जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जो भी स्टेटमेंट अब करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मोशन में है, ओके, वो वेलोसिटी कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड एज एन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी. अगर वो वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के कंपेरेबल है, लाइट की वेलोसिटी कितना होता है सर? 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में. 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड मीन्स 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. अगर इतने वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. उस ऑब्जेक्ट का जो भी मास है वो इंक्रीज होने लगता है. दिस इज कॉल्ड एज एन रिलेटिविस्टिक मास. ओके, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी. तो न्यूटन्स लॉस जब हम स्टडी कर रहे हैं और जनरल लाइफ में हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उनकी वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत कम होता है. अगर वेलोसिटी बहुत कम है तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मास चेंज नहीं होगा. ओके, अगर वेलोसिटी बहुत कम है, वेलोसिटी जो भी ऑब्जेक्ट का है बहुत कम है, तो टाइम के साथ साथ मास की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा. तो अगर टाइम के साथ साथ मास की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, इफ m is equals to constant with time, okay, then at this condition, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर दिस कंडीशन वी कैन राइट हियर dm by dt is equals to 0. dm by dt is equals to 0. अगर ये वैल्यू इस कंडीशन को कंसिडर करके इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dm by dt की वैल्यू 0 आ जाएगा, तो ये टर्म की वैल्यू 0 आ जाएगा. तो तब जाके हम यहाँ पे ये इक्वेशन लिख सकते हैं, f is equals to m into dv by dt. ओके सर, सो f is equals to m into dv by dt क्या है सर? इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम मीन्स एक्सेलरेशन. तो m into a लिख सकते हैं. सो ये स्टेटमेंट हमें मिला है न्यूटन के सेकंड लॉ का. ओके, लेकिन ये स्टेटमेंट कब मिला हमें? ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद m कांस्टेंट ले रहे विथ टाइम. लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव रहा है विच इज कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, उस वक्त dm by dt की वैल्यू 0 नहीं आएगा. ओके, सो उस वक्त m कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये आपको याद रखना है. ओके, सो मेन मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो भी है न्यूटन सेकंड लॉ का, f इज इक्वल टू dp by dt है. लेकिन ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिला, f इज इक्वल टू m इंटू a. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सर, अब ये जो भी स्टेटमेंट था ना, इसको यहां पे हम समझ सकते हैं. अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ते जाएगा. अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो अल्टीमेटली मोमेंटम भी बढ़ेगा. अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो, तो उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन माइनस में होगा, मींस बॉडी का डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगा, मींस वेलोसिटी कम कम होती जाएगी. तो उस केस में मोमेंटम की वैल्यू कम कम हो रहा है. ओके, तो दिस इज अबाउट द न्यूटन्स सेकंड लॉ. अब इस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हमें डिस्कस करना है. कौन कौन से पॉइंट्स है सर? देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, इफ द अप्लाइड फोर्स ऑन दैट मूविंग ऑब्जेक्ट, इफ द अप्लाइड फोर्स इज 0, देन
एक्सेलरेशन इज जीरो, क्योंकि हमने अभी देखा कि F इज इक्वल टू ma। अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है मीन्स दैट बॉडी रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन। जिस वेलोसिटी से वो चल रहा था उतनी वेलोसिटी से वो चलेगा, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा था उतनी ही वेलोसिटी से चलेगा। मीन्स इट इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स किसका कहना था सर? न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का। इट इज कंसिस्टेंट विथ द फर्स्ट लॉ का वही कहना था। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ वेक्टर लॉ, जो कि हमने देखा है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। पी क्या है सर? मोमेंटम है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ वेक्टर लॉ। ओके, इट मीन्स whatever be the direction of the instantaneous velocity of a particle, if any net external force is acting on it, अगर कुछ net external force act होता है, this force will change only that component of velocity। जिस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करेगा। ये तो हमने डिस्कस किया था, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। करेक्ट है। नेक्स्ट, the second law of motion is a local law। local law, okay, क्या है इसका मीनिंग? क्या है सर? the second law of motion is a local law। this means that it applied to a particle at a particular instant, at a particular instant। यानी जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी वक्त की बात कर रहे हैं, उसके पहले उसकी हिस्ट्री क्या थी वो हमें कुछ लेना देना नहीं है। जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है वो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट इट अप्लाइड टू अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एनी हिस्ट्री ऑफ द पार्टिकल और इट्स मोशन। पहले वो कैसा था, कैसे आ रहा है, उसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। जिस वक्त हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त उसका मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। ओके, वही हम यहां पे डिस्कस करें सेकंड लॉ में। सबसे लास्ट में स्लोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं लाइक दिस वन, ओके, दिस वन इज अ मोमेंटम एंड दिस वन इज अ टाइम। इफ द स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स द फोर्स, मान के चलिए यहां पे मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूं एट दिस पॉइंट। ओके, अब इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो स्लोप इज लाइक दिस वन। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे? मान के चल रहे इट्स अ बीटा। तो यहां पे tan ऑफ बीटा गिव्स फोर्स, tan ऑफ बीटा गिव्स द फोर्स। ओके, स्लोप ऑफ दैट एट दैट इंस्टेंट, तो इस पॉइंट पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो हम उसके स्लोप के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको यहां पे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि यहां पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, ये ग्राफ जो भी है इट इज प्लॉटेड बिटवीन मोमेंटम वर्सेस टाइम। टाइम इज अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंटम इज अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो इस पॉइंट पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे सर, यहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो यहां से पास हो रहा है, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, और हॉरिजॉन्टल के साथ इसने कितना एंगल किया है वो हम कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू एफ। तो यहाँ पे आप एक देख सकते हो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रहा है, ओके, अप टू दिस पॉइंट, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रहा है मोमेंटम आल्सो गोज ऑन इंक्रीजेस। मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है हम पॉजिटिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, पॉजिटिव फोर्स मींस व्हाट? जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब जाके उसकी वेलोसिटी बढ़ रहा है, तब जाके उसका मोमेंटम बढ़ रहा है। तो टाइम के साथ साथ मोमेंटम बढ़ रहा है। ओके, अप टू दिस पार्ट हाफ पोर्शन में। तो यहां पे फोर्स पॉजिटिव है, बीटा की वैल्यू जो भी है इट इज लेस देन 90 डिग्री। अगर tan ऑफ बीटा लेते हैं तो फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगा। सर सेकंड हाफ में क्या हो रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मोमेंटम गोज ऑन डिक्रीजेस। टाइम के साथ साथ मोमेंटम की वैल्यू कम हो रहा है। अगर मोमेंटम की वैल्यू कब कम होता है सर? जब उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कम होता है। वेलोसिटी कब कम होता है सर? जब वो डीएक्सेलरेट होता है। डीएक्सेलरेट कब होता है सर? जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उसके मोशन के। ओके, तो यहां पे
आप देख सकते हो जब हमने एंगल फाइंड आउट किया, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो tan ऑफ दैट एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो फोर्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आता है। ओके, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द न्यूटन्स सेकंड लॉ। नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन के सेकंड लॉ के रिलेटेड और फर्स्ट लॉ के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, और उन एमसीक्यूज को कैसे इजीएस्ट वे में सॉल्व करना है वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है तो हमने एक वेबसाइट डेवलप किया है, myphysicsclassroom.in, myphysicsclassroom.in। इस वेबसाइट पे जैसे आप जाओगे तो वहां पे मोर देन 5000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए दिया है, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। तो आप वहां पे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, और सभी एमसीक्यूज का सॉल्यूशन भी वहां पे प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही साथ इस वेबसाइट के ऊपर वीडियो लेक्चर्स के लिंक मिलेंगे आपको, और बहुत सारे सिमुलेशंस है। ओके, फिजिक्स को अच्छी तरह से समझने के लिए एनिमेशन या सिमुलेशन का इंपॉर्टेंस बहुत है। आप खुद के मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे या टैबलेट पे आप सिमुलेशंस करके देख सकते हो। जो भी हमने अभी डिस्कस किया था न्यूटन सेकंड लॉ, वहां पे वो आपको एक्चुअली ऑब्जेक्ट कैसे मोशन में है, ओके, उसका मास कितना लेना है, कितना फोर्स अप्लाई करना है, ये सब भी विजुअलाइज करके आप देख सकते हो, आप खुद की इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ये जो भी वेबसाइट हमने डेवलप किया है, इट्स अ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है आपको, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सिर्फ वेबसाइट ओपन कीजिए और यूज कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको डेली टेस्ट देना है तो इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को चैनल को ज्वाइन हो जाइए। तो आपको डेली वहां पे लिंक्स आते रहेंगे टेस्ट के, जो भी चैप्टर्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम, उसी के रिलेटेड यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।